जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री रासायनिक बलगति, जिसमें से आज का टॉपिक हमारा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इस समीकरण को पढ़ने से पहले अगर हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा तो इस समीकरण को समझने के लिए हमें काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए किन किन फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। इसीलिए उस वीडियो को देखने पर हमें इस वीडियो में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माना एक अभिक्रिया R से P में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसका एक सूत्र होता है dR/dt बराबर KR⁴n। अब हम लोगों ने इस फार्मूले के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि यह फार्मूला कहाँ से आया है, क्यों आया है। यह फार्मूला भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो इसका वेग है। ये भी फार्मूला सेम वही है, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वेग का फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं n हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि, जिसमें से n हमारा अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि। अब हम लोग देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य अभिक्रिया के लिए तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, n बराबर 0 होता है। तो दोस्तों इस फार्मूले में हमें n पर ही हमारा डिपेंड है, क्योंकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है, अर्थात शून्य पर ही सारा डेरिवेशन हल होगा। तो यहाँ पर n बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं -dR/dt बराबर KR⁴n। n बराबर 0 दिया गया है तो यहाँ पर 0 हो गया। अब आप लोग जानते ही हैं, यदि r पे पावर 0 दिया तो इसका मान 1 होता है, x पे पावर 0 दिया रहे तो उसका मान भी 1 होता है, z पे पावर 0 दिया है तो उसका मान भी 1 होता है, p पे पावर 0 दिया है तो उसका मान भी 1 ही होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पर -dR/dt बराबर K1। r 0 के स्थान पर r पे पावर 0 था, इसीलिए वहाँ पर 1 हो गया। देखते हैं dR/dt माइनस करके यहाँ पर क्या हो गया, k। अब हम लोग क्या करेंगे, -dR बराबर dt इंटू k। इतने को तो समझ ही रहे होंगे। अब माइनस को भी अगर हम लोग उधर कर दें तो और अच्छा होगा। तो माइनस यहाँ से हटाकर माइनस को इस तरफ कर देते हैं। अब हम लोग एक निश्चित समाकलन करते हैं जिसकी एक सीमा होगी। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर अब हम लोगों ने क्या देखा कि इसका समाकलन हम इस तरह करेंगे कि जिसकी एक सीमा होगी, यानी कि एक लिमिट होगी कि यह यहाँ तक ही जाएगी। तो देखते हैं r बराबर t बराबर देखते हैं t बराबर 0 सेकेंड में देखते हैं t बराबर 0 समय में कोई भी अभिक्रिया उत्पाद में कितना परिवर्तन करती है। तो यहाँ पर देखते हैं r बराबर देखते हैं r बराबर r0, यानी कि r 0 तक ही जाता है। लेकिन अगर यहीं देख लिया जाए t बराबर t समय में कोई भी अभिक्रिया कहाँ जाती है, बराबर r t तक जाती है। इसलिए हम लोग dr का समाकलन करें तो यहाँ पर r होगा और इस तरह करते हैं r t यानी कि r0, जिसमें r t हमारा
अपर लिमिट है, आर नॉट लोअर लिमिट है, बराबर क्या करते हैं dt का समाकलन जब करते हैं तो माइनस के टी ही आता है। उसके बाद क्या करते हैं टी जीरो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा जीरो से टी की तरफ आता है, यानी कि हमारा ये लोअर लिमिट है, ए अपर लिमिट है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं डी आर बराबर आर कैसे होगा। किसी तो यहाँ पर देखते हैं डी आर बराबर क्या होगा, आर होगा। डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। डी वाई बराबर हमारा वाई ही होगा। इसी तरह डी आर का जब हम लोग समाकलन करते हैं, डी आर का समाकलन करते हैं तो आर होता है, डी टी का समाकलन करें तो टी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को इसमें फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, आर टी माइनस आर जीरो बराबर माइनस के टी माइनस जीरो। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर टी बराबर माइनस के टी, और के का जो जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं। ए आर नॉट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस आर नॉट। यही है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग इसका ग्राफ बनाकर और अच्छी तरह से समझें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग मैथ के छात्र होंगे तो इस फार्मूले का ग्राफ बनाना जानते ही होंगे, जहाँ पर दिया रहता है y बराबर यम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं इस तरह करते हैं, उसके बाद इस तरह, यहाँ ये हमारा होता है वाई एच और ये हमारा होता है एक्स एच। ये हमारा क्या होता है सी, और ये हमारा क्या है प्रवणता। प्रवणता यानी कि अगर हमारा प्रवणता प्लस में रहेगा तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वही प्रवणता माइनस में हो तो ग्राफ हमारा नीचे आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रवणता हमारा प्लस में है, यम बराबर पॉजिटिव में है तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। इस बात को तो हम लोगों ने पूरी तरह समझ लिया। अगर हमारा प्रवणता यानी यम पॉजिटिव में होगा तो हमारा जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर यही हमारा प्रवणता यानी ग्राफ माइनस में हो तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। अभी मैं यहाँ पर लिखकर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं y बराबर यम एक्स प्लस सी माइनस के साथ है। इसका ग्राफ हमारा क्या रहेगा, कुछ नहीं करना है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, यहाँ पर हमारा c है। अब हम लोगों ने क्या देखा, हमारा प्रवणता माइनस में है, यानी m बराबर माइनस वी ई है, जिसमें से हमारा ग्राफ क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। फिर आप लोग समझ लीजिए, यदि हमारा प्रवणता यानी m प्लस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वही प्रवणता यानी कि m हमारा निगेटिव में है तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इस बात को प्रवणता यानी कि ग्राफ हमारा ऊपर है क्यों जाता है, प्लस के कारण, नीचे क्यों आता है, माइनस के कारण। इस बात को मैं यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रवणता के बारे में। यहाँ पर दिया है यदि हमारा प्रवणता प्लस में है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जो यहाँ पर हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद देखते हैं यदि हमारा ग्राफ प्रवणता निगेटिव में है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इन सब की क्या ज़रूरत है। जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री तो मैथ की क्या ज़रूरत थी, तो चलिए देखते हैं मैथ की ज़रूरत हम लोग यहाँ से है। ये जो हम लोगों ने अपना ग्राफ पढ़ा था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, इसको हमें अभी ग्राफ के रूप में लिखना है। उसके लिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इतने का ग्राफ के साथ आपको अच्छी तरह से बता सकूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट का ग्राफ कैसे बनता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर y बराबर यम एक्स प्लस सी, इसको हम इतने से तुलना कराएंगे। आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, इतने को हम लोग जब इससे तुलना कराते हैं तो यहाँ पर होता है y बराबर आर टी, एम बराबर माइनस के, एक्स बराबर टी, सी बराबर आर नॉट। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ग्राफ में। इस तरह हमारा ग्राफ है। यहाँ पर हम लोग x लिखते थे तब यहाँ पर क्या लिखेंगे t, यहाँ पर y लिखते थे तो क्या लिखेंगे आर टी, यहाँ पर c लिखते थे तो क्या लिखेंगे हम
आर नॉट। उसके बाद हमारा क्या बचा, यम हमारा क्या है, माइनस में है, तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर देखते हैं यम बराबर माइनस वी, तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ गया। आई होप कि ये बात आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर दिया गया है जिसमें से परिवर्तन हमारा प्लस में है तो ग्राफ हमारा ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वहीं y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी दिया गया है जिसमें से हमारा परिवर्तन जो है माइनस में है यानी कि निगेटिव में है तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इस बात को हम लिखकर समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है यदि हमारा परिवर्तन प्लस में है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यदि हमारा परिवर्तन निगेटिव में है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इसी बात को हम लोग इस माध्यम से समझते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का ग्राफ बनाकर। तो यहाँ पर देखते हैं आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता है आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, जिसमें से आर टी बराबर वाई है, एम बराबर माइनस के है, एक्स बराबर टी है, प्लस सी बराबर आर नॉट है। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। अब हमारा परिवर्तन यानी कि जो m है वो निगेटिव में है, माइनस के है, यहाँ पर माइनस के है, इसीलिए हमारा ग्राफ जो है नीचे आया। तो हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पूरी तरह पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।